नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और कल से हमने सारथी प्रोग्राम के तहत जो पेपर फर्स्ट है उसके पार्ट ए के यूनिट 2 को स्टार्ट किया था, जिसका पहला लेक्चर कल हमने गर्दविल वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम गर्दविल वंश को कंटिन्यू करते हुए इस वंश को ख़त्म करेंगे। कल से एक नए राजवंश की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो एक बार मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सारथी प्रोग्राम क्या है। तो सारथी प्रोग्राम जो है वो आपका एमपीपीएससी मेंस 2026 के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमारे संस्थान द्वारा। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत आपको हिंदी मीडियम में क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलेंगी। साथ में आपको क्लास नोट्स मिलेंगे और पीडीएफ भी मिलेंगी जिनको आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग क्लासेस भी इस प्रोग्राम के तहत आपको मिलने वाली हैं। साथ में आपको वीकली टॉपर स्टॉक सेशन मिलेगा और वीकली एक पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम भी जो हमारी फैकल्टी है उनके द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं स्टडी से रिलेटेड उनको सॉल्व किया जाएगा। इस सारे प्रोग्राम की जो फीस है वो 1999 रुपये है। ठीक है, 1999 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये 21 तारीख यानी कल से चालू हुआ है। आज यह इसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पेपर फर्स्ट पार्ट ए जो है वो मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। बाकी के सारे जो लेक्चर्स हैं वो आप हमारे ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। यदि आप प्रोग्राम को परचेज करना चाहें तो आप प्ले स्टोर पर जाके HTICS का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड कीजिए और पेड कोर्स में जाके इस कोर्स को परचेज। ठीक है ना। तो चलिए वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था। हमने गर्दविल वंश को प्रारंभ किया था। मैंने आपको बताया था कि गर्दविल वंश की जो स्थापना है वो गंधर्व सेन ने की थी 182 ईसा पूर्व। ठीक है, गंधर्व सेन को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया और यहीं पर शासन की। कुछ विद्वान भील जनजाति से भी इनका परिचय मानते हैं। ठीक है, फिर जानकारी के स्रोत देखे थे। जानकारी के स्रोतों में हमने पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य जो है इस वंश की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत साबित होते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में पुराण यानी कि वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, इसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ में जैन ग्रंथ जो है उनमें मिलती है और कुछ यात्रा वृत्तांत जैसे कि किताब उल हिंद जो कि अलबरूनी द्वारा लिखा गया है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। अन्य ग्रंथों में कालिदास द्वारा कृत जितने भी ग्रंथ हैं जैसे कि आपके मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, साथ में कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी, कथा सरित सागर, सोमदेव की और गाथा सप्तशती, ये जो सारी जो ग्रंथ हैं ये साहित्यिक स्रोत होते हैं इस वंश की जानकारी। इसके बाद हमने गर्दविल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा था कि कितने शासक है। टोटल 7 शासक इस वंश के ज्ञात होते हैं। पहला शासक गंधर्वसेन था। उसके बाद राजा भर्तरी, विक्रमादित्य, विक्रमचरित जिसको आप धर्मादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, वायल, नायल और नाहद। नाहद इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुल 7 शासक थे। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने गंधर्वसेन के बारे में पढ़ लिया था, राजा भर्तरी के बारे में पढ़ लिया था और राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों को पढ़ लिया था। ठीक है, आज से हम आज के इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए अब हमारे जो राजा विक्रमादित्य हैं, मैंने आपको उपलब्धियों में बताया था कि इनके दरबार में 9 रत्नों की एक मंडली सुशोभित करती थी, है ना। तो उन 9 रत्नों के बारे में हमें आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों की। विक्रमादित्य के 9 रत्न। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में सबसे पहले थे आपके धनवंतरी। ये किससे संबंधित थे? तो ये एक चिकित्सक थे। ये क्या थे? एक चिकित्सक थे। दूसरे आपके थे
छपणक, ये एक न्यायविद और दर्शन शास्त्री थे। और क्या थे ये? दर्शन शास्त्री। ठीक है। अब देखो ये जो नवरत्न थे ना, ये संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये विक्रमादित्य के उज्जैनी दरबार को, जो उज्जैन में इनने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, उसमें ये लोग बैठते थे, मतलब कि उज्जैनी दरबार को सुशोभित करते थे। ये जो नवरत्न थे, ये सभी विद्वान थे, कुछ कवि थे, कुछ अपने गणितज्ञ थे, है ना, और कुछ विशेषज्ञ थे। ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि नवरत्नों की, अकबर के समय भी आपने नवरत्नों के बारे में पढ़ा है, तो नवरत्नों की जो परंपरा है, ये किसने प्रारंभ की है? तो ऐसा माना जाता है कि इसका प्रारंभ विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? विक्रमादित्य द्वारा इस परंपरा का प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए वापस देखते हैं हम। छपणक जो है, इनके बाद अगले जो नवरत्न हैं उनमें आते हैं अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह जो थे वो आपके ज्योतिष, सॉरी, साहित्य से रिलेटेड थे। ये किससे रिलेटेड थे? आपके साहित्य से रिलेटेड थे, साहित्यकार थे ये। अभी मैं आपको 9 नाम बता रहा हूँ, इसके बाद एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आपसे कोई भी नवरत्न वो 3 मार्कर में पूछ सकता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगले थे आपके शंकु। ये जो थे वो ज्योतिष शास्त्री थे। पांचवें जो थे वो थे आपके बेताल भट्ट। बेताल भट्ट जो है वो सलाहकार थे। छठ में आपके जो थे वो थे घटपरक, घटक पर। ठीक है, ये जो थे आपके, ये एक कवि थे। इसके बाद 8वें नंबर में जो थे वो आपके कालिदास थे। सॉरी, 7वें नंबर में जो थे वो आपके कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। कालिदास के बारे में तो आपको पता ही है कि ये एक महाकवि थे। 8वें जो आपके थे वो थे बराह मेरे। बराह मेरे एक खगोल शास्त्री थे। और 9वें जो थे वो थे आपके वररुचि। ठीक है, वररुचि जो थे वो आपके एक व्याकरणाचार्य थे। ठीक है ना। तो ये अकबर के कुल 9 रत्न थे, सॉरी, विक्रमादित्य के कुल 9 रत्न थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, इनके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ताकि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, 3 नंबर में, तो आप इनको कैसे लिख। देखो, सबसे पहले तो कोई भी नवरत्न आता है तो उसके बारे में आपको एक लाइन कॉमन है। वो क्या है? कि ये भैया विक्रमादित्य के उज्जैनी दरबार को सुशोभित करते थे। ठीक है, या फिर विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। मान लो जैसे आपसे छपड़क पूछ लिया गया, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? विक्रमादित्य के उज्जैनी दरबार में शामिल नवरत्नों में से एक, पहली लाइन आपकी। फिर इनके बारे में ये क्या थे? चिकित्सक थे या फिर न्यायविद्य थे, है ना। जैसे कि छपनक के बारे में बता रहा हूँ तो ये न्यायविद्य हो गए या दर्शन शास्त्री हो गए। धनवंतरी के बारे में आएगा तो दूसरी लाइन आपको लिखना है चिकित्सक थे, है ना। इस प्रकार से आपको इनके बारे में 3 पॉइंट देना है। फिर इनकी कोई रचना है तो वो, ठीक है। अभी मैं आगे आपको एक एक करके सबके बारे में लिखवाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं धनवंतरी की। ठीक है, तो देखो,
पहले आपके जो हैं वो हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी के बारे में आपको यहाँ पे तीन लाइन यहाँ पे लिखना है। तो पहली आप लिखेंगे, प्राचीन भारत के प्रमुख आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता। प्राचीन, ये आप नोट करते जाएं साथ में, प्राचीन भारत के प्रमुख आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप इनके बारे में लिखेंगे, इनके द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे इन्होंने कई सारे प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे कि आपके रोग निदान हो गया, वैद्य चिंतामणि हो गया, विद्या प्रकाश हो गया, आदि चिकित्सा ग्रंथों की इन्होंने रचना की है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रमुख रचित ग्रंथ, प्रमुख रचित ग्रंथ। प्रमुख रचित ग्रंथ में आप सबसे पहले लिखेंगे रोग निदान, रोग निदान। दूसरा आप यहां पे लिखेंगे वैद्य चिंतामणि, वैद्य चिंतामणि। तीसरा आप इनका ग्रंथ लिखेंगे विद्या प्रकाश। ठीक है, ये सारे जो हैं ये चिकित्सा शास्त्र संबंधित ग्रंथ हैं, तो इन्होंने इनकी रचना की। फिर अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि ये जो है ये राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। ठीक है नहीं, जैसे अभी तो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, बाकी वहां पे आप केवल नवरत्नों में से एक लिख के जाएं। तो ये आपकी तीन लाइन हो गई धन्वंतरी से संबंधित। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। यदि कभी इनसे क्वेश्चन आता है 3 मार्कर में तो या 2 मार्कर में, तो आपको ये क्या है बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले की बात करते हैं। अगले जो थे वो थे आपके छपणक। तो इनके बारे में 3 लाइन कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखो, अब एक लाइन तो वो कॉमन है, वो आप लोग सब में ही लिख लेना कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। ठीक है, पहली लाइन इनके बारे में आप लिखेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख न्यायविद एवं दर्शन शास्त्री। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे प्रमुख रचित ग्रंथ। प्रमुख रचित ग्रंथ में आप इनका लिखेंगे भिक्षाटन। क्या है ग्रंथ का नाम? भिक्षाटन। और दूसरा क्या है इनका ग्रंथ? वो है आपका नानार्थ कोश। ठीक है, नानार्थ कोश और भिक्षाटन, ये दो इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, अगला पॉइंट तो आपको पता ही है कि क्या लिखना है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। ठीक, चलिए अगले हम बात करते हैं। अगले जो हमारे थे वो आपके थे अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह के बारे में
ये क्या थे? तो ये एक साहित्यकार थे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राचीन भारतीय साहित्यकार। पहला पॉइंट। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल। नवरत्नों में शामिल। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे गर्दविल वंश के शासक विक्रमादित्य के समकालीन थे। ठीक है, सॉरी, ये वही सेम हो गया है ना। तो आप इसको ऐसे ही लिख लें कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल और प्राचीन भारतीय साहित्यकार। ठीक है, अगले आपके कौन थे? अगले थे आपके शंकु। इनके बारे में लिखेंगे तो इनके बारे में पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख ज्योतिष शास्त्री। प्राचीन भारत के प्रमुख ज्योतिष शास्त्री। ज्योतिष शास्त्री। ठीक। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे गर्दविल वंश के शासक, गर्दविल वंश के शासक विक्रमादित्य के समकालीन। ठीक है, ये दो हो गए। ठीक है, अब इन दो के बाद अगला क्या हो गया अपना? अगले थे बेताल भट्ट। तो बेताल भट्ट के बारे में लिखेंगे हम। पहला पॉइंट तो ये क्या थे? बेताल भट्ट एक प्रमुख सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे ये? तो ये भैया विक्रमादित्य के सलाहकार थे। तो यहां पे आप लिखें विक्रमादित्य के प्रमुख सलाहकार। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहां पे लिखें इनका प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख रचित ग्रंथ। ये हो जाएगा आपका बेताल पंचविंशतिका। ठीक है, ये सा बना हुआ है, शाह, पंचविंशतिका। ठीक है, और अगला पॉइंट तो आपको पता ही है कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से। ठीक, चलो अगले जो हैं आपके वो कौन से हैं? घटपरक, घटक पर। इनके बारे में लिखना है प्राचीन भारत के प्रमुख कवि, भारत के प्रमुख कवि। दूसरा प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ में आप लिखेंगे नीतिशार। फिर गर्दविल वंश के शासक विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक। ये पॉइंट तो आपको हर एक नवरत्न में चिपका दे। ठीक है, अगले हैं हमारे इंपॉर्टेंट हैं ये कालिदास।
कालिदास एक महाकवि हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इनके बारे में आप क्या लिखेंगे? इनके बारे में लिखेंगे कि ईसा पूर्व पहली सदी में उज्जैन सम्राट एवं विक्रम संवत के प्रणेता विक्रमादित्य के राजकवि थे ये। ठीक है, तो इनके बारे में आप लाइन लिखेंगे, विक्रमादित्य के राजकवि। दूसरा पॉइंट आप इनके बारे में लिखेंगे, इन्होंने अपना अधिक जो कालिदास थे ना, इन्होंने अपना अधिकांश जीवन उज्जैन सम्राट के राजकवि के रूप में उज्जैन में ही व्यतीत किया। इसलिए इन्होंने इनके जो ग्रंथ हैं, ठीक है, इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में समकालीन भारत की जो राजनीति है ना, उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वो है सामग्री है वो पाई जाती है। ठीक है, कालिदास ने, आपको पता होगा कि कालिदास ने 2 खंड काव्यों की रचना की थी। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने 2 तो लिखे हैं आपके खंड काव्य। खंड काव्य, कितने खंड काव्यों की रचना की? 2 खंड काव्यों की रचना की। कौन कौन से? एक तो आपका है ऋतु संहारम, और दूसरा आपका कौन सा है? मेघदूतम। फिर इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, 2 महाकाव्य हैं इनके। दो महाकाव्यों की यदि हम बात करें तो 2 महाकाव्यों में कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका कुमार संभवम, कुमार संभवम, और दूसरा हो जाएगा आपका रघुवंशम। इसके अलावा भी इन्होंने 3 नाटकों की रचना की। कौन कौन से हैं 3 नाटक? तो पहला तो है मालविकाग्नि मित्रम, विक्रम उर्वशियम, विक्रम उर्वशियम, और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इनके 3, सॉरी, इनकी जो है ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में बताना है। ठीक, चलिए फिर अगले जो हमारे हैं वो हैं बराह मेहर। बराह मेहर क्या थे? एक गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। तो बराह मेहर के बारे में आप लिखेंगे, प्राचीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। प्राचीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे, इन्होंने ग्रंथों की जो रचना की है, ठीक है, प्रमुख रचित ग्रंथ, प्रमुख रचित ग्रंथ, प्रमुख रचित ग्रंथों में हो जाएगा आपका बृहत संहिता और समास संहिता। ठीक है, और एक और है इनका ग्रंथ, वो है लघु जातक।
ये 2 पॉइंट हो गए। अब इन 2 पॉइंट के अलावा एक पॉइंट आपको पता है कि क्या लिखना है, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। अच्छा, इनसे संबंधित एक करंट अफेयर से रिलेटेड चीज है। ये आप नोट कर लें, अभी हाल ही में 21 जून 2025 को जो मोहन यादव हैं उनके द्वारा नवीन तारा मंडल की स्थापना की गई। नवीन तारा मंडल नामक एक वेधशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, ये इसकी स्थापना किसने की है, तो किसके सहयोग से की गई है, तो उज्जैन में आचार्य वराहमिहिर न्यास एवं आपदा फाउंडेशन है। ठीक है, वराहमिहिर वराहमिहिर न्यास एवं आपदा फाउंडेशन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है इसका वेधशाला का, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो जाए। ये आपको करंट अफेयर थोड़ा सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे जो हैं वो हैं बारूची। कौन है, बारूची। तो बरूची के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक व्याकरणाचार्य थे। तो प्राचीन भारतीय व्याकरणाचार्य, प्रमुख रचित ग्रंथ इसमें हो जाएगा आपका पत्र कौमुदी। दूसरा हो जाएगा विद्या सुंदर। ठीक है, चलो, अब एक पॉइंट तो आपको पता ही है कि राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। ठीक है, तो ये तो हो गए भैया आपके राजा विक्रमादित्य के नवरत्न और उनकी उपलब्धियां। इस प्रकार से ये खत्म हो गया। अब कुछ शासक और जिनके जो मैंने आपको नाम बताए थे, ठीक है, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो अंतिम शासक हैं, ठीक है, अंतिम शासक का नाम क्या है, नाहद्र या फिर नाइद्र। जो नाहद्र या फिर नाइद्र जो है, ये गर्दविल वंश का अंतिम शासक था। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि ये गर्दविल वंश का, गर्दविल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके अलावा इसने उज्जैन में लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। लगभग 10 वर्षों तक शासन, उज्जैन में लगभग कितने वर्षों तक शासन किया,
10 वर्षों तक शासन किया। इसने मतलब इसके पश्चात जब ये खत्म हो गया, जब ये मर गया, इसके पश्चात शकों ने, इसके पश्चात शकों ने पुनः उज्जैन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गर्दविल वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, जिनके बारे में हमने अब पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं भैया गर्दविल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था तथा सामाजिक व आर्थिक व धार्मिक जीवन की। ठीक है, गर्दविल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक जीवन की हमें यहाँ पे बात करनी। तो यदि हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की, प्रशासनिक व्यवस्था, यदि हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था किसकी, गर्दविल वंश की, तो प्रशासनिक व्यवस्था में हमें ये देखने को मिलता है कि जो संपूर्ण शक्ति थी, मतलब कि राज्य की जो संपूर्ण शक्ति थी, जो शक्ति थी वो राजा में केंद्रित होती थी। मतलब कि राज्य की संपूर्ण जो शक्ति थी वो राजा में केंद्रित होती थी। अतः हम यह भी बोल सकते हैं कि प्रशासन का जो स्वरूप था मुख्यतः केंद्रीकृत था। किंतु राजा विक्रमादित्य जब हुए, इनके शासनकाल के दौरान विकेंद्रीकरण के भी लक्षण हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जिसका प्रमाण कैसे पता चलेगा भाई, कैसे पता चला कि विकेंद्रीकरण, तो देखो यदि केंद्रीकरण की बात करें तो मतलब कि न्याय भी राजा कर रहा है, प्रशासन भी राजा कर रहा है, नियम कानून भी राजा कर रहा है। लेकिन जब हमने बात की राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों की, तो राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में हमने पढ़ा था छपणक के बारे में। तो छपणक कौन थे, एक न्यायविद्य थे। यानी कि राजा विक्रमादित्य के अलावा भी एक ऐसा व्यक्ति था जो न्याय करता था। ठीक है, न्याय के संबंध में जानकारी देता था। तो यहाँ पे शक्ति का कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण हुआ राजा विक्रमादित्य के समय। तो ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब इनके बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इस राजवंश के आरंभिक काल में संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होती। इस वंश के आरंभिक काल में संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होती थी। होती थी। दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि अर्थात इससे क्या सिद्ध होता है, अर्थात प्रशासन का स्वरूप मुख्यतः केंद्रीकृत था। अर्थात प्रशासन का स्वरूप मुख्यतः केंद्रीकृत था। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख लो कि किंतु राजा विक्रमादित्य के समय विकेंद्रीकृत करण के स्वरूप मिलते हैं। इसके साक्ष्य यदि हम बात करें तो जिसका प्रमाण
विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक छपणक जो कि न्यायविद्य थे हैं, इसका प्रमाण विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक न्यायविद्य छपणक का होना। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रमाण के रूप में पता चल जाता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था। यदि हम बात करें सामाजिक व्यवस्था की, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ये वर्ण व्यवस्था वैदिक वर्ण व्यवस्था के समान थी। वैदिक वर्ण व्यवस्था के समान। ठीक है, मतलब आप यहाँ यह समझ सकते हैं वैदिक वर्ण व्यवस्था थे कि आरंभ में जो वैदिक वर्ण व्यवस्था रही होगी वो कर्म और गुणों पर आधारित रही होगी, और बाद में जो व्यवस्था थी वो आपकी जन्म आधारित हो गई। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण जो कि वैदिक काल और जो वेदों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का अस्तित्व था। कौन कौन से वर्ण थे? 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन 4 वर्णों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। फिर हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। आर्थिक, अब आर्थिक जीवन के जो साक्ष्य हैं वो स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, किंतु इस समय के कुछ सिक्के मिले हैं जिन्हें गर्दविल सिक्का बोला जाता है। क्या बोला जाता था? गर्दविल, या फिर जिन्हें गंधर्व सिक्का बोला जाता था। ये सिक्के जो थे आपके, ये चांदी के हुआ करते थे। ठीक है, और जिनका जो वो था वो 3 या 4 माशा था। इन सिक्कों के आधार पर विद्वान यह पता लगाते हैं कि गर्दविल वंश में जो व्यापार और वाणिज्य था उसमें मुद्रा का प्रचलन, काय का प्रचलन था? मुद्रा का प्रचलन था। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य में मुद्रा का प्रचलन था। ये हो गया आर्थिक जीवन। अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, धार्मिक, यदि हम बात करें धार्मिक जीवन की, तो गर्दविल वंश के शासनकाल के दौरान जो धार्मिक परिदृश्य था वो हिंदू धर्म की ओर केंद्रित था। किस धर्म की ओर केंद्रित था? हिंदू धर्म की ओर केंद्रित था, या फिर कहें हिंदू धर्म जो था केंद्र में था, है ना, ये प्रमुख धर्म हुआ करता था। इसके साक्ष्य कई सारे साहित्यों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि थेरावल्ली के अनुसार, मतलब कि एक ग्रंथ है थेरावल्ली।
थेरावली। ठीक है, इसके अनुसार जो महेंद्रादित्य था यानी कि जो गंधर्वसेन था, ये आपका शिव का अनन्य भक्त था, शिव का अनन्य भक्त था। इसके अलावा विक्रमादित्य के समय कई सारे जो नवरत्न थे, ठीक है, उसमें जैसे बरामेर हो गए, खगोल शास्त्री थे, वो खगोल शास्त्र में करते थे, दर्शनार्थी थे, आदि विद्वान भी शामिल थे। ठीक है ना। इस प्रकार से जो धार्मिक जीवन था वो हिंदू धर्म की ओर केंद्रित था, जिसके कुछ साक्ष्य भी। तो भैया इस प्रकार से आपका जो गर्दविल वंश है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आपके केवल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना है। देखो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विक्रम संवत के बारे में। ये आपसे 3 मार्कर में पूछ सकता है, विक्रम संवत। ठीक है ना। विक्रम संवत के बारे में आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित एक हिंदू पंचांग। क्या था ये? भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित एक हिंदू पंचांग। ठीक। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि इसका आरंभ कब हुआ। तो इसका आरंभ किया गया था 57 ईसा पूर्व। किसने किया था? उज्जैन के सम्राट, उज्जैन के सम्राट राजा विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है। ये जो था आपका, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उससे 57 वर्ष आगे है। ये कितना आगे है? 57 वर्ष आगे का है। इसके अलावा इसका उपयोग किस चीज में किया जाता था? इस कैलेंडर का उपयोग या इस संवत का उपयोग किया जाता था आपका ज्योतिष एवं धार्मिक सांस्कृतिक अवसरों को चिन्हित करने में। ठीक है। और यह वर्तमान में भी इसकी ये प्रासंगिकता को बताता है। तो ज्योतिष एवं धार्मिक अवसरों को चिन्हित करने में। ठीक है, ये हो गया विक्रम संवत। और क्या आपको पता होना चाहिए? कथा सरित सागर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कथा सरित सागर। ठीक है, इसके बारे में 3 लाइन लिख के आप हमें बताएंगे। ठीक है। सिंहासन बत्तीसी के बारे में पता होना चाहिए। सिंहासन बत्तीसी। ठीक है, सिंहासन बत्ती सिंहासन बत्तीसी जो है वो प्राचीन भारतीय साहित्य की एक लोकप्रिय कहानी है। ठीक है, जो कि मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। वीरता, न्याय, दान, उदारता और प्रेम आदि गुणों से संबंधित इसमें 32 कहानियों का संग्रह है, जिसमें आपको जो कि विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य से संबंधित है। ठीक है। फिर बेताल पच्चीसी की रचना किसने की थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, बेताल भट्ट राव द्वारा की गई थी। यह एक संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध लोक प्रति है ना, जो कि नैतिकता, ज्ञान, मनोरंजन
ये मिश्रण से परिपूर्ण है। तो ठीक है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, बेताल पच्चीसी के बारे में। ठीक है भैया। फिर गाथा सप्तशती के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आप 3-3 मार्कर में लिख लें। अभी मैं आपको जब नोट्स भेजूंगा ना, तो नोट्स में ये सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा गर्दबिल वंश था। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वंश स्टार्ट करेंगे कल, है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक, शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि सभी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सभी लोग इन लेक्चरों के माध्यम से लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।